हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है ये है केरल एक केस स्टडी पर। अभी आपने देखा है कि हाल ही में एक एयर इंडिया की फ़्लाइट है जो क्रैश हो गई है केरल में। और केरल में उस फ्लाइट के क्रैश होने के बाद में केरल विशेष रूप से चर्चा में आ गया है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेश में फंसे हुए भारतीयों को ये फ़्लाइट लेकर के लौट रही थी। इसके बाद में मैंने सोचा क्यों ना केरल पर हमें एक केस स्टडी करें। बेसिकली यूपीएससी और स्टेट पीएसएस में उन लोगों के लिए एक क्लास है जो जियोग्राफी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन रहे हैं, यानी कि भूगोल विषय को जो वैकल्पिक विषय के रूप में अपना रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से उन परीक्षार्थियों के लिए, उन प्रतिभागियों के लिए ये क्लास आज की होने वाली है। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको केरल केस स्टडी के सोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। विकिपीडिया को मैंने यूज किया है। केरल पर्यटन विभाग की जो वेबसाइट है kerala-tourism.org को यूज किया है। राजस्थान जी के जो एक वेबसाइट है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के परीक्षार्थियों के लिए अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराती है, उनको मैंने यूज किया है। मानचित्र और अन्य के लिए मैंने हिंदी maps-of-india.org.com है, इस वेबसाइट को यूज किया हुआ है। केरल पर तथ्यों की अगर हम बात करेंगे तो जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ये पी सदाशिवम पहले थे, अब हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं पिनाराई विजयन, CPIM के। आधिकारिक वेबसाइट है www.kerala.gov.in। स्थापना दिवस इसका 1 नवंबर 1956 है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये डेट आपको याद रखनी है, केरला का जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 है। जनसंख्या की बात करेंगे तो 33,40,06,061 कुल मिलाकर के यहाँ की जनसंख्या है। ये है हमारा केरल स्टेट। हम देख रहे हैं दक्षिण भारत में 2 स्टेट के साथ में अपनी बॉर्डर साझा करता है, उसमें है एक है कर्नाटक और दूसरा है तमिलनाडु। केरल का जो ये पूरा का पूरा तट आपको दिखाई दे रहा है, ये केरल की पूरी जो तट रेखा है, इसका जो हिस्सा है ये कहलाता है मालाबार तट। राजधानी है यहाँ की तिरुवनंतपुरम और जिलों की संख्या कुल मिलाकर के है 14। वन और राष्ट्रीय उद्यानों की बात मैंने नीचे बिन डिटेल की हुई है, अभी इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। अब केरल के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ से बताना स्टार्ट करता हूँ। केरल को गाइज भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने का एक राज्य है और इस राज्य को गॉड्स ऑन ओन कंट्री कहा जाता है, यानी कि जो ईश्वर है इसका अपना देश कहा जाता है। ईश्वर का अपना देश कहलाता है हमारा केरल स्टेट। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ में सीमा साझा करता है। तिरुवनंतपुरम, जिसे त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है, ये इसकी कैपिटल है। और इसका जो कोलावरम तट है ये दुनिया भर में मशहूर है। केरल कुल मिलाकर के 14 जिलों में बटा हुआ है। इतिहास की बात अगर आप करेंगे तो जो केरल का इतिहास है वो ईसाई युग तक का है। आधुनिक केरल 1 नवंबर 1956 को जब बनाया गया, जब सब राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। केरल का अपना एक लोकतांत्रिक इतिहास है। दुनिया में पहली बार सन 1957 में केरल में ही लोकतांत्रिक तरीके से एक मार्क्सवादी सरकार बनाई गई थी। केरल का नाम इतिहास में इसी कारण से दर्ज हो गया था। राज्य में वामपंथी सोच का काफ़ी ज़्यादा असर है। इससे केरल में जो है साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और केरल में जो साक्षरता दर के साथ साथ में शिशु मृत्यु दर है वो देश में सबसे कम है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की आबादी ज़्यादा है। यह सब तथ्य राज्य में बारे में काफ़ी कुछ अपने आप में ही बयां कर देते हैं। इनकी तुलना अक्सर विकसित देशों के समाज से की जाती है। तो केरल इन मायनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो, महिला पुरुष अनुपात हो या फिर लिटरेसी रेट हो। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 20 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है 140। बात करेंगे केरल के इतिहास के बारे में, तो आज जहाँ पर केरल संस्कृति यहाँ दुनिया भर में आए हुए राजवंशों से आकर के बसे हुए विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से बनी हुई है। केरल के मुसलमान उन अरब व्यापारियों के वंशज हैं जो यहाँ आए और शादी करके यहीं पर बस गए। यहूदी लोगों के आने के बाद में ही अरब पहली मुस्लिम लहर लेकर के यहाँ पर आए थे। तो ये है केरल का इतिहास। इसके बाद में भूगोल और जलवायु जो अगर केरल की हम बात करेंगे तो केरल में जो पश्चिमी घाट है और जो लक्षद्वीप है, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, राज्य में करीब 590 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा है जो मालाबार तट कहलाता है। राज्य को 3 विशेष क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पूर्वी हाइनलैंड, सेंट्रल मिडलैंड और वेस्टर्न लोलैंड। राज्य के पूर्वी ऊंचे क्षेत्र में ऊंचे पहाड़, नाले और घाटियां हैं जो कि पश्चिमी घाट के बिल्कुल पश्चिम में है। इस क्षेत्र से 41 पश्चिम की ओर और 3 पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 44 नदियां हैं केरल के अंदर में। पश्चिमी घाटों की ऊंचाई समुद्र तल से करीब करीब 4,920 मीटर यानी कि करीब 1500 मीटर है। इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है 8,200 फीट यानी कि 2,500 मीटर है। तटीय बेल्ट लगभग सपाट है और इनमें कई नहरें हैं, झीलें हैं, नदियां हैं, इनका बहुत ज़्यादा नेटवर्क है। अगर आप केरल में
इकोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पर नारियल, चाय, रबर, काजू, काली मिर्च, वेनिला, दालचीनी, इलायची, जायफल। निर्यात में मुख्य रूप से पारंपरिक स्रोत में कायर, काजू, समुद्री उत्पाद, मेन पावर, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो इसकी इकोनॉमी को गति देती हैं। मसालों में काली मिर्च सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्पाद है यहाँ पर, और केरल जो है ये इसका सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। इसके अलावा जो इलायची है और अदरक है, इसका भी केरल से निर्यात होता है। मछली पालन भी राज्य का एक प्रमुख उद्योग है। तो ये है केरल स्टेट की इकोनॉमी। बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में, तो केरल हवा, सड़क, रेल द्वारा बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। केरल की मूलभूत सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर जो मोटरेबल सड़कों का नेटवर्क है वो करीब करीब 14,05,704 किलोमीटर का है। 14,05,704 किलोमीटर का है। और यहाँ पर अगर आप नेशनल हाईवेज की बात करेंगे तो कुल लंबाई जो है वो 1,524 किलोमीटर के आसपास में है। अन्य राज्यों से केरल NH47 और NH17 के जरिए से जुड़ा हुआ है। तो NH47 और NH17 हैं जो केरल को कनेक्ट करते हैं बाकी देश के साथ में। भारतीय रेलवे की जो दक्षिण रेलवे लाइन इडुक्की और वायनाड जिलों के अलावा राज्य के प्रमुख शहरों और कस्बों को कनेक्ट करती है। राज्य का रेल नेटवर्क तिरुवनंतपुरम रेलवे डिवीजन और पलक्कड़ रेलवे डिवीजन द्वारा नियंत्रित होता है। बात करेंगे यहाँ के समाज और संस्कृति की, तो जो केरल है इसकी जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। केरल के लोगों का स्वभाव हमेशा से घुमंतू रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग धरती के लगभग सारे देश घूम चुके हैं। भारतीय और द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा होकर के भी मलयाली संस्कृति का अपना खुद का एक वहाँ पर फ्लेवर है, और इसकी वजह से यहाँ की जो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, पूर्व में पश्चिमी घाट से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है, लंबे समय तक द्वीप में एकांत में रहा। इसका नतीजा अलग भाषा, कपड़े, संस्कृति और संस्थाओं में हमें दिखाई देता है। केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसकी लिटरेसी रेट 100% है। अंग्रेजी और मलयालम दोनों ही भाषाएं राज्य में सिखाई जाती हैं। हालांकि मलयालम राज्य की क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषा है। मलयालम भारत की राजभाषाओं में से भी एक है। यह एक मौलिक द्रविड़ लैंग्वेज है और इसका ऐतिहासिक घटनाओं ने विकास और इसकी शब्दावली को प्रभावित किया हुआ है। केरल में जो कला और समारोह है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कथकली केरल का जो सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक और सबसे ज़्यादा जटिल नृत्य रूप है। यह ऐसा कठिन और रोमांचक नृत्य है जो कलाकार से उसके पूरे शरीर पर पूरी पकड़ मांगता है और इसके भावों में तीव्रता होती है। इस नृत्य की उत्पत्ति राजाओं के दरबारों में हुई। इसे बहुत ही वैज्ञानिक नृत्य नाटिका के रूप में कृष्णाट्टम और रामानाट्टम के मूल तत्व को लेकर के बनाया गया हुआ एक सिंथेटिक आर्ट माना जाता है। यह लोक नृत्य नहीं बल्कि पूरी तरह से शास्त्रीय नृत्य है। जो कलियार पट्टू हैं 11वीं सदी का केरल का एक मार्शल आर्ट है। यह कुंफू और कराटे की तरह एक प्राचीन मार्शल आर्ट माना जाता है और इसका तरीका जापान के जू जित्सु की तरह ही विशिष्ट और जटिल होता है। जनसांख्यिकी की बात करेंगे तो केरल की कुल आबादी के बारे में मैं बता चुका हूँ। जनघनत्व है 807 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। राज्य की जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो 4.91% है। केरल में लिंग अनुपात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का है। राज्य में मूल आदिवासियों की आबादी कुल जनसंख्या का 1.10% है। राज्य 2000 जो सन 2001 रहा इसकी जनगणना के अनुसार केरल की 56.2 आबादी जो है वो हिंदू है और इसके अलावा बाद में जो भी बचता है वो मुस्लिम है, जबकि जो कि 24.7% है और फिर 90% यहाँ पर ईसाई भी हैं। शेष धर्मों के लोगों के लिए 1.1% जो उनकी पॉपुलेशन है वो है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जो लिटरेसी रेट है वो 94% से भी ज़्यादा है। तो ये हो गई बात जनसांख्यिकी के बारे में और इसके अलावा जो इनकी साक्षरता है इसके बारे में। शिक्षा के बारे में तो हम इनके बारे में देख चुके हैं। सरकार और राजनीति की बात करेंगे तो केरल में 2 स्पेशल राजनीतिक गठबंधन है। एक है संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा जिसको UDF कहा जाता है, इसकी अगुवाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, और वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि जो LDF है जिसका नेतृत्व CPIM करता है। वर्तमान में जो UDF है इसकी यहाँ पर सरकार है जिसके मुख्यमंत्री जो ओमान चांडी है। ये तब की बात है जब ये जो फाइल है ये लिखी गई थी। वर्तमान के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर देते हैं। बात करते हैं केरल के पर्यटन के बारे में। केरल में पर्यटन जो है ये यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध उद्योग है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी प्रकाशन ने केरल को दुनिया के 50 श्रेष्ठतम जगहों में सूचीबद्ध किया है। केरल में देखने लायक पर्यटन स्थलों की अगर आप बात करेंगे तो जो राजधानी तिरुवनंतपुरम शहर मंदिर है, इसके अलावा मस्जिद है, चर्चों का केंद्र है, कोवलम है, इसके बीच का जो रिसोर्ट है, वैली है, नेयर बांध है, पोमुडी है, ये सब देखने लायक यहाँ पर जगहें हैं। इडुक्की जिले के जो थेकड्डी में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये एक बहुत आकर्षक स्थान है यहाँ का। भगवान अयप्पन का निवास स्थान सबरीमाला जो है वो भी यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट तीर्थ स्थल है।
केरल का जो सबसे प्रमुख बंदरगाह है वो है कोच्चि, जिसको अरब सागर की रानी के रूप में भी जाना जाता है। और जो विलिंगडन द्वीप है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ का बहुत बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो है। तो एजुकेशन के मामले में अच्छे हैं। इडुक्की जिले के जो थेकड्डी है, यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो एक इम्पॉर्टेंट स्थान है। इसके अलावा जो कालादि श्री शंकराचार्य का जन्म स्थान भी यहाँ पर है। और इसके अलावा जो गुरुवयूर है, यहाँ पर प्रसिद्ध भगवान कृष्ण का मंदिर भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पर केरल में आप पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। केरल में कुल मिलाकर के जो जिले हैं इनकी संख्या है 14। केरल के जिलों की अगर आप बात करेंगे तो आलापुझा है, एर्नाकुलम है, इडुक्की है, कन्नूर है, कासरगोड है, इसके अलावा कोल्लम है, कोट्टायम है, कोझिकोड है, मल्लपुरम है, पलक्कड़ है, पथानमिट्टा है, तिरुवनंतपुरम है, त्रिशूर है और वायनाड है। इन जिलों में को 75 तालुकों में बांटा गया। इसके बाद में फिर 1453 राजस्व गांव हैं। स्वशासन में 14 जिले, पंचायतें और तमाम सारे जो और भी प्रशासन के केंद्र हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये हो गई बात यहाँ पर केरल के जियोग्राफी से जुड़े हुए और वहाँ के जो खासतौर से जनसांख्यिकी से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। अब बात करते हैं केरल के भूगोल के बारे में। तो केरल को विज्ञापनों में ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, यानी कि गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि साल भर यहाँ पर पर्यटक जो है वो घूमने के लिए आते रहते हैं। भौगोलिक दृष्टि से आप बात करेंगे तो केरल जो है वो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 17 मिनट और 17 मिनट 30 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री 47 मिनट के बीच में है। पूर्वी देशांतर में बात करेंगे तो 74 डिग्री 7 मिनट और इसके अलावा 77 डिग्री 37 मिनट के बीच में इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है। भौगोलिक प्रकृति के आधार पर जो केरल है इसको अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है। सर्वप्रथम जो सर्वप्रचलित विभाज्य प्रदेश इनमें पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है और समुद्री क्षेत्र है। अधिक स्पष्टता की दृष्टि से विभाजन इस प्रकार किया गया है: पूर्वी मलनाड, इसके बाद में आदिवारम और फिर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, पलक्कड़ दर्रा और इसके अलावा जो त्रिशूर काजंगाड समतल है, इसके अलावा जो एराकुडम तिरुवनंतपुरम रोलिंग समतल है, पश्चिमी तटीय समतल है। यहाँ की भौगोलिक प्रकृति में पहाड़ और समतल दोनों का बहुत ज़्यादा ही समावेश है। केरल को जल समृद्ध बनाने वाली 41 नदियाँ पश्चिमी दिशा में स्थित समुद्रों और झीलों में जाकर के मिल जाती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी दिशा में बहने वाली 3 नदियाँ हैं और अनेक झीलें व नहरें हैं। तो ये हो गई बात यहाँ की नदियों के बारे में। अब हम केरल के कुछ इतिहास के बारे में देख लेते हैं, क्या कुछ है जो केरल के बारे में हमें जानना है। जुलाई 1949 में तिरुवनंतपुर जो और कोचीन है, इन रियासतों को जोड़ करके तिरुकोच्चि राज्य का गठन किया गया था। उस समय जो मालाबार प्रदेश था, मद्रास राज्य जिसे वर्तमान में तमिलनाडु है, ये एकमात्र वहाँ पर जिला हुआ करता था। नवंबर 1956 में क्या हुआ कि जो तिरुकोच्चि था इसके साथ में मालाबार को जोड़ दिया गया और इस तरह जो वर्तमान केरल है इसकी स्थापना हो गई। इस प्रकार एक केरलम के गठन के द्वारा इस भूभाग की जनता का जो दीर्घकालीन अभिलाषा थी वो पूर्ण हुई। केरल में शिशुओं की मृत्यु दर भारत में सबसे कम है और स्त्रियों और पुरुषों का जो अनुपात है वो सर्वाधिक अधिक है 2001 की जनगणना के आधार पर। यह यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द यानी कि बेबी फ्रेंडली स्टेट है कौन? केरला हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं केरल के इतिहास के बारे में। तो जो संगम काल रहा है हमारा, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 9वीं सदी से लेकर के केरल के इतिहास के बारे में हमें कोई खास प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। 300 वर्षों का जो ये कालखंड है इसे काली रात के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इस काल के सामाजिक जीवन, राजनीतिक गतिविधियों और सांस्कृतिक विकास का कोई जो स्पष्ट चित्र है वो हमें नहीं दिखाई देता है। 8वीं सदी में जो एक लंबा अज्ञात कालखंड रहा है, इसको समाप्त करते हुए जो कुलशेखर साम्राज्य रहा है, इस राजा के आधिपत्य में एक चेर साम्राज्य का उदय हुआ। तो जो कुलशेखर था ये किस वंश से जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा हुआ था चेर साम्राज्य से। 12वीं सदी तक ये कायम रहा। सन 800 से 1102 तक का जो कालखंड है ये कुलशेखर काल माना जाता है। कुलशेखर काल इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। कुलशेखर साम्राज्य ने आधुनिक केरल की नींव डाली थी। कुलशेखर राजाओं ने की जो राजधानी इनकी हुआ करती थी वो थी महोदयपुरम, और इसके संबंध में एक आम धारणा यह है कि वर्तमान में जो कुंटुगल्लूर है या फिर जो तिरुवंचकुलम है, इन क्षेत्रों के अंतर्गत ये आया करता था। इस साम्राज्य का शासन जो था वह 13 सम्राटों ने चलाया था। चोल राजाओं में जो द्वितीय चेर साम्राज्य था इसको इन्होंने नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि जो कोलुत्तु नामक चोल सम्राट था इसके सैनिकों ने क्या किया था? महोदयपुरम को जला डाला था। यह जनश्रुति है इसके बारे में। अब क्या होता है, यहाँ पर पुर्तगालियों का आगमन होता है। पुर्तगालियों का आगमन कब होता है? वो होता है 1498 में, जब वास्को डिगामा केरल पहुंचते हैं और समूतिरी जिसे जमोरिन कहा जाता है, इन्होंने इनका हार्दिक स्वागत किया। और सन 1500 में क्या हुआ कि फिर दूसरा पुर्तगाली दल था जिसका जो नेता थे वो थे पेत्रो अलावरस कब्राल। तो क्या हुआ कि समूतिरी ने उन्हें जो कोसी कोट था इसमें व्यापार स्थापित करने की अनुमति दी, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया कि अरब व्यापारियों के एकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से उन पर चढ़ाई करी।
समुद्री और पुर्तगाली जो थे इनका क्या हुआ कि विरोध हुआ आपस में, और फिर प्रांतीय लोगों ने पुर्तगालियों का जो व्यापार केंद्र था इसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन इसके बाद जब पुनः आए पुर्तगाली, और उसके बाद में क्या हुआ, दूसरे वर्ग के बाद में क्या हुआ, पुर्तगालियों की यहाँ पर विजय हो गई, और 1503 मार्च में जो कोझिकोड था, यहाँ सेना को ने क्या किया, कोच्चि की तरफ प्रस्थान किया। पुर्तगालियों की सहायता मिलने पर कोच्चि को भी हार का सामना करना पड़ा। फिर जो कोच्चि के महाराज थे इन्होंने भाग करके क्या किया कि एक मंदिर में जाकर के शरण ली, और सितंबर में पुर्तगाली सेना क्या हुई, यहाँ सहायता के लिए आकर के पहुंच गई। उन्होंने क्या किया कि जो कोझिकोड था इसको भी परास्त कर दिया, और कोच्चि राजा को क्या किया, पुनः गद्दी पर बिठाया। समुतिरी ने 1504 में पुनः आक्रमण किया, किंतु इस बार उसे पराजित होना पड़ा। समुतिरी के अधीन जो कोंडुगल्लूर प्रांत था ये भी पुर्तगालियों ने क्या किया, जीत लिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके पुर्तगाली जो हुए स्थापित हो गए। फिर थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर टीपू सुल्तान से भी जुड़ा हुआ है। यद्यपि अब तक जो कोझिकोड था यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में जब मैसूर, जो कर्नाटक मैसूर था, वहाँ से जब आक्रमण कोझिकोड राज्य हुआ, यह धाराशाही हो गया। हैदर अली और जो इसका पुत्र टीपू सुल्तान था, इनके आक्रमण के सामने समुतिरी टिक नहीं सके, और 1766 में हैदर के सिपाहियों ने उत्तरी केरल में प्रवेश किया, और जो कट्टतनाड था और इसके अलावा जो कुरुम्बनाड था इनको अपने अधीन कर लिया। जब मैसूर सैनिकों ने कोझिकोड की तरफ आगे बढ़ने का सोचा तो समुतिरी और उनके परिजनों ने क्या किया कि पोन्नन को भेजकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो ये सिचुएशन रही कुछ जब टीपू सुल्तान की बात आई। इसके बाद में जब श्रीरंगपट्टनम 1792 के अंतर्गत ब्रिटिशों के सामने टीपू को हथियार डालने पड़े, तब कोझिकोड समेत जो संपूर्ण मालाबार क्षेत्र था ये भी ब्रिटिशों के अधीन आ गया। तो सन 1956 तक जो मालाबार ब्रिटिश निर्मित मद्रास राज्य का एकमात्र जिला रहा। जब केरल राज्य का गठन हुआ 1956 में, तब मालाबार को केरल राज्य में मनाया गया। तो ये कुछ इतिहास रहा कि जब टीपू सुल्तान ने आकर के वहाँ पर जीता, लेकिन जब टीपू सुल्तान स्वयं हार गया तो उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशों के हाथ में स्वाभाविक रूप से केरल का वो हिस्सा चला गया। बाद में मालाबार को फिर केरल में मिलाया गया जब केरल का वापस से गठन किया गया 1956 में। ठीक है, तो ये हो गई बात केरल के बारे में, केरल के भूगोल से जुड़े हुए कुछ इसके बारे में। अब आधुनिक केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल का जो आधुनिक इतिहास है वो शुरू होता है 18वीं सेंचुरी से। ब्रिटिश उपनिवेशी जो शासन रहा है इसका प्रारंभ से लेकर के आज तक का जो इतिहास है वो इसी कालखंड के अंतर्गत आता है, और इसी कालखंड में जो आधुनिक केरल है इसका गठन हुआ। इस काल में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली राज्य था वो था तिरुविनंताकुर, जो ब्रिटिशों का यहाँ पर प्रत्यक्ष शासन क्या था, नहीं था। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशों के अंतर्गत नहीं रहा कभी भी। इसके बाद में ब्रिटिश शासन की अगर आप बात करेंगे तो जैसे दूसरे यूरोपीय देश थे, इसी तरीके से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भी क्या कही कि व्यापार को लक्ष्य बना करके भारत पहुंच गई। और इस कंपनी ने क्या किया कि जो 1664 में था तो कोझिकोड में क्या किया, इन्होंने एक व्यापार केंद्र की स्थापना की। कहाँ पर, कोझिकोड में। इसके बाद में क्या हुआ कि 1684 में इन्होंने क्या किया कि जो तिरुविनंताकुर था और इसके अलावा जो अंचुतेंगु था, इन दोनों जगहों पर क्या किया कि जो एक रानी वहाँ पर थी अट्टिनगल, इनसे इनको क्या किया, ले लिया। इसके बाद में 1695 में वहाँ पर इन लोगों ने एक दुर्ग बनवाया, और इसी काल में उन्होंने जो तलसेरी था यहाँ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तो ये कुछ सिचुएशंस रही और क्रिएशंस रहे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा आकर के वहाँ पर किए गए। फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की जब संधि हुई टीपू के साथ में, तो जो मालाबार था ये भी ब्रिटिशर्स को मिल गया। और 1791 में कंपनी ने क्या किया, कोच्चि के साथ में भी एक संधि को कर लिया, एक ट्रीटी उन्होंने कर लिया। इसके अनुसार क्या हुआ कि जो ब्रिटिशों को वार्षिक कर देना था, इसके हिसाब से क्या हुआ कि कोच्चि राजा जो था वो ब्रिटिश राज्य का सामंत बन गया, और इससे ब्रिटिशर्स को कर देना था। फिर 1795 में इन्होंने क्या किया, इसके अनुसार जो था वो जो तिरुवनंताकुर था इसने भी ब्रिटिश राज्य की प्रभुता को क्या किया, स्वीकार कर लिया। कब, 1795 में। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था वो तिरुवनंतपुरम में आकर के रहने लगा। अब अगर आप बात करेंगे केरल के वर्तमान स्वरूप को निर्मित करने वाले तत्वों के बारे में, तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा, इसके बाद में इसकी पृष्ठभूमि में जो कार्य कर रहे नवजागरण आंदोलन का योगदान है, वो नवे केरल में निर्माण में जो योग देने वाले लोगों की सूची है वो बहुत लंबी है। जैसे कि श्री नारायण गुरु, इसके अलावा चट्टम्पी स्वामी, अय्यन काली, ब्रह्मानंद शिवयोगी, वाघ भट्टानंद, इसके अलावा गुरु वैकुंठ स्वामी, ये तमाम सारे लोग रहे। इसी तरह यदि धार्मिक संगठनों, सुधारात्मक आंदोलनों की हम बात करेंगे तो जो राजनीतिक दलों का प्रयास रहा, शैक्षिक उन्नति न हुई होती तो नव केरल का निर्माण कभी भी संभव नहीं हो पाता। स्वतंत्रता के पूर्व ही केरल में शासन और सामाजिक अधिकार के लिए तमाम सारे सत्याग्रह हो चुके थे, और 1 जुलाई 1949 को जो तिरुवनंताकुर था और कोच्चि था, इनको मिला करके क्या किया गया कि जो तिरुकोच्चि राज्य था इसका गठन कर दिया गया। और जो टीके नारायण पिल्ले थे, इनको सबसे पहला मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया। 1949 में राज्य का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद में फिर 1956 में वर्तमान केरल की स्थापना हुई। तो ये केरल का कुछ इतिहास रहा
अब हम बात करेंगे केरल के भूगोल से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। सबसे पहले उसमें बात किसकी आएगी? सबसे पहले बात आएगी केरल की नदियों के बारे में। मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुल मिलाकर के कितनी नदियाँ हैं, 44 नदियाँ हैं, जिनमें से 41 जो है वो क्या करती हैं, पश्चिम की ओर बहती हैं, और 3 नदियाँ जो है वो पूर्व की ओर बहती हैं। तो पश्चिम पूर्व का मतलब तो अब आप समझ ही रहे होंगे। कुल मिलाकर के जो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं वो या तो अरब सागर में या फिर झीलों में जाकर के अन्य नदियों में मिल जाती हैं। इन नदियों से हजारों झरने और नहरें बह करके आते हैं। सन 1974 यानी कि 1974 में स्टेट गवर्नमेंट ने, लोक निर्माण विभाग ने जो जल संसाधन की रिपोर्ट प्रस्तुत की, उनमें उन जल प्रवाहों को नदियां माना गया है जिनकी दूरी 15 किलोमीटर से अधिक हो। तो वही जल प्रवाह जो 15 किलोमीटर से अधिक है उन्हें केरल में नदियां माना गया है। पश्चिम की ओर बात करेंगे अगर नदियों के बहने वाले नदियों की सूची के बारे में, तो वो एक लंबी सूची है। देखिए यहाँ पर तमाम सारी नदियों का उल्लेख किया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फाइल मैं आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आपको एक एक जो तथ्य है इनसे जुड़ा हुआ वो एक एक तथ्य आपका क्या हो जाए, तैयार हो जाए। पूरब की ओर बहने वाली 3 नदियां हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है कबीनी नदी, एक है भावनी पुष्पा, और तीसरी है पामपार। तो पामपार, भावनी पुष्पा और कबीनी नदी, ये 3 नदियां इंपॉर्टेंट है जो पूर्व की ओर बहती हैं। इसके अलावा 41 नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जिनके नाम आप इस लिस्ट में पढ़ लीजिएगा। बात आएगी अब केरल की झीलों के बारे में। अगर केरल की प्रमुख झीलों की बात आप करेंगे तो जैसे कि वेम्पनाडु कयाल, केरल में झीलों को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जो द्वीपीय निक्षेप हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पर उनको करेवा कहा जाता है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर जो केरला है यहाँ पर की झीलों को कहा जाता है कयाल। तो जो वेम्पनाडु कयाल है, इसके अलावा जो अष्टमुड्डी कयाल है, तो सबको पता है अष्टमुड्डी जो झील है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे तो जैसे परावूर कयाल है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे तो इडवक्का कयाल है ना, नेडरा कयाल है, अंचू तेंगू कयाल है। तो इस तरीके से तमाम सारी झीलें हैं जो यहाँ पर हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनके नाम हमको याद रखने हैं। मधुर जल की बात करेंगे, मीठे जल की झीलें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे वहाँ पर अपवाद स्वरूप नदियाँ इंपॉर्टेंट थी, वैसे यहाँ पर जो झीलें हैं मधुर झीलों वाली वो इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे तिरुवनंतपुरम में जो एक है वेल्लायडी झील कयाल है, ये एक मीठे पानी की झील है। इसके अलावा जो कोल्लम जिला है यहाँ पर एक शास्ताम कोटक कयाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिशूर जिले की जो एक एना मक्का काल है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मणिकोड्डी है सरोवर, ये क्या है, इनसे हमें मीठा जल प्राप्त होता है। बात करेंगे जलवायु के बारे में, तो ये भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री दूर है। इस कारण से जो केरल का मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन वन और पेड़ पौधों में वर्षा की अधिकता के कारण जो मौसम है ये यहाँ का समशीतोष्ण बना रहता है। यहाँ की धरती पर उच्च निम्न की स्थिति का जलवायु बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। केरल की जलवायु की विशेषता है कि शीतल मंद हवा और भारी वर्षा। प्रमुख वर्षा काल की बात करेंगे, अब ये सारे तथ्य हैं, इन्हीं तथ्यों से यूपीएससी क्वेश्चन उठाता है, आप सब जानते हैं। प्रमुख वर्षा काल की अगर आप बात करेंगे तो जो इडवप्पाती अथवा पश्चिमी मानसून है ये होता है। दूसरा वर्षा काल जो होता है वो तुला वर्षम अथवा उत्तरी पश्चिमी मानसून होता है। प्रत्येक साल करीब 120 से लेकर के 140 दिन तक यहाँ पर वर्षा होती है। औसत वर्षा जो है वो 3017 मिलीलीटर तक की मानी जाती है। भारी वर्षा से क्या होता है, यहाँ पर बाढ़ आती है, जनधन की हानि होती है। और दूसरी ओर ऐसी वर्षा के कारण केरल में पर्याप्त कृषि भी होती है। केरल बिजली जो है वो उत्पादन यहाँ पर पन बिजली से होता है केरल में। यहाँ के अगर आप त्यौहार की बात करेंगे तो जैसे कि केरली कलाओं में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ का जो विकास है उनके उत्सवों पर आधारित है। इन उत्सवों का संबंध कई देवालयों से या धर्माश्रित है। ओणम जो है ये केरल का राज्योत्सव है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का त्यौहार है। इसके अलावा प्रमुख हिंदू त्योहारों में विशु, नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि और इसके अलावा तिरुवातिरा ये हैं। मुसलमानों में रमजान, बकरीद, मुहर्रम, मिलाद शरीफ, ये तमाम सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ईसाइयों में क्रिसमस, ईस्टर आदि भी यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, ईसाइयों के देवालयों में भी विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। केरल के 14 जिलों के बारे में मैं आपको पहले बता चुका था। ये यहाँ पर एक सूची जहाँ पर केरल के 14 जिलों के बारे में बताया गया है। अब बात आएगी केरल के वन्य जीवों के बारे में। केरल में बहुत सारे लोकप्रिय वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इनमें से वनस्पति है, जीव जंतु के विलक्षण हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं। केरल राज्य में लोकप्रिय वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। केरल के जो भव्य पश्चिमी घाट हैं, सह्याद्री हैं, वहाँ पर पर्वत श्रेणियों में घने जंगल हैं। और 14 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 2 टाइगर रिजर्व है। कुल मिलाकर के 2 टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, जिनके बारे में आपको पहले बता चुका था। एक है पेरियार, दूसरा है पराम्बीकुलम। इसके अलावा 14 वन्य जीव अभ्यारण्य है। केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है, जिनमें संरक्षित और विलुप्त प्राय जीवों की प्रजातियां हैं, जैसे कि इंडियन स्लॉथ भालू, सिंह की पूंछ वाला लंगूर, भारतीय बायसन, बंगाल टाइगर, नीलगिरी थार, ये शामिल है। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं या कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक है यहाँ पर आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके अलावा इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा काललुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कोझिकोड में। चिम्मनी वन्यजीव अभ्यारण्य,
ठीक है। कुमरकम पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे के सारे केरल में हैं। और इसके बाद में बात करेंगे तो चुल्लनूर मोर अभ्यारण्य, चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य इडुक्की में है, पालकट्टम में है ये। इसके अलावा बात करेंगे तो तेलोपेट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, पीची वनासी वन्य जीव अभ्यारण्य, नेयार वन्य जीव अभ्यारण्य, पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीवों में और बात करेंगे आप तो जो कलुंडी है पक्षी अभ्यारण्य, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। कुमरकम पक्षी अभ्यारण्य, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य है, इराविकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा इनके बारे में तो हम अभी देख चुके थे। अब ये यहाँ से केरल का एक और मैप आ रहा है जहाँ से आप केरल को बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, तो केरल के मैप से यहाँ पे पेपारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, अपडेटेड डेटा में राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन CPIM के हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। नदियाँ कावेरी, पेरियार, पंपा, मड़ीलाला, नेररार, ये तमाम सारी नदियाँ हैं केरल की जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ। जिलों की संख्या 14 है। राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है ग्रेट हार्निबल, राजकीय वृक्ष है नारियल, राजकीय फूल है कन्नी कोन्ना गोल्डन फ्लावर जिसको मैंने बताया था। पड़ोसी राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक। बांध है 3, एक है इडुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर, दूसरा बांध है मुल्ला पेरियार बांध जो है पेरियार नदी पर, तीसरा है चिमनी बांध जो है चिमनी नदी पर। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे अगर आप यहाँ पर के तो उसमें है एराविकुलम, साइलेंट वैली, चिनार, कुमारकोम, पेरियार और इडुक्की, ये हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जिनकी संख्या कुल मिलाकर के 6। इसके बाद में हवाई अड्डों की बात करेंगे तो त्रिवेंद्रम में है, कोचीन में है, कलीकट में है और कन्नूर में, ये हैं यहाँ के हवाई अड्डे। बंदरगाहों की बात करेंगे तो कोचीन बंदरगाह, इसके अलावा कोझिकोड बंदरगाह। प्रमुख पर्यटन स्थलों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर, सबरीबाला मंदिर और जो कालमंडलम मंदिर है ये मंदिर हैं यहाँ के। ठीक है, अब 2019 में क्या हुआ था, पहली बार महिलाओं ने सबरीमाला में भगवान अयप्पा के दर्शन किए। मंदिर के 800 साल के इतिहास में पहली बार 2 महिलाओं ने यहां प्रवेश कर भगवान अयप्पा की पूजा की। पहले यहां 10 से 50 साल तक की उम्र की महिला के प्रवेश पर रोक थी। यह प्रथा 800 साल पुरानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरे राज्य भर में विरोध हुआ था। अब बात करेंगे यहाँ के अन्य तथ्यों के बारे में। ये पहला भारत का जो पहला सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है, सबसे कम शिशु मृत्यु दर है, सबसे ज़्यादा जीवन प्रत्याशा है। केरल सरकार ने गैर निवासी केरल वासियों को 5 लाख रुपए के एक बार भुगतान पर नियमित पेंशन योजना जो है वो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की हुई है। केरल के पलक्कड़ जिले में जो ओट्टापलम है, यहाँ पर भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क है। स्नेक बोट रेस यहाँ पर होती है। केरल में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। एथलीट PU चित्रा जो है वो केरल के पलक्कड़ जिले से आती हैं। नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 में ये दोनों स्टेट्स हैं वो आते हैं। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे यहाँ पर तो जो नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स है 2019, ये दोनों जो राज्य हैं ये देश भर में 21 बड़े प्रदेशों के रैंकिंग में केरल जो है सबसे पहले नंबर पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। केरल का जो कोच्चि एयरपोर्ट है इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ अर्थ का पुरस्कार मिल चुका है। विदेशी जो है वो केरल वासियों से निवेश लाने के लिए एक गैर आवासीय केरल वासी यानी कि NRK निवेश और होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इन्होंने बनाने का फैसला लिया हुआ है। सारे अपडेट फैक्ट हैं। श्री शंकर मुरली केरल के हैं और श्री शंकर ने तात्याना कोल्पकोव अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स में लंबी कूद में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता हुआ था। विश्व बैंक ने जलवायु प्रतिरोध क्षमता के तहत केरल को क्या किया था कि 250 मिलियन डॉलर है इसकी सहायता राशि दी हुई है। केरल में प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए विश्व बैंक से फंडिंग प्राप्त करने वाला ये भारत का पहला स्टेट है। केरल सरकार ने जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO है, इसका एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। इसके द्वारा संपूर्ण निवेश के साथ में तिरुवनंतपुरम में नॉलेज सिटी और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी बनाया जा रहा यहाँ पर है। निशा गांधी संगीत पुरस्कारम है जो केरल पर्यटन विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सार्क बैठक जो है वो भी कोच्चि केरल में आयोजित होनी है। केरल का जो तिरुर पान का पत्ता है इसको GI टैग दिया गया था। केरल के कोझिकोड में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी कि जो SDGs है इसके हिसाब से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक ने केरल सरकार को केरल बैंक के गठन की अनुमति दे दी है। यह राज्य का सबसे ज़्यादा बड़ा बैंक होगा। केरल की जो शॉर्ट फिल्म स्पिरिट ऑन केरल ने हाल ही में संपन्न माई रोड रील फिल्म जो प्रतियोगिता है इसमें पीपल्स चॉइस का अवार्ड जीता हुआ था।
केरल में जो सीपीएम के नेतृत्व वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार है, इसने 1548 करोड़ रुपए के हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या होगा कि जो सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल वाले लोग हैं, इन 20 लाख परिवारों को हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद में आप बात करेंगे तो जो पय्यीपद बोट रेस है, जिसे वल्लम कल्ली के नाम से जाना जाता है, ये केरल में आयोजित की जाती है। जो नीति आयोग है, इसने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स तैयार किया है। इसमें 20 बड़े राज्यों की रैंकिंग में जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे निचले पायदान पर है, जबकि जो केरल है और पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक क्रमशः तीसरे स्थान पर है। इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो जो कोची के चित्रेश नटराजन हैं, इनको क्या किया गया, भारत का पहला मिस्टर यूनिवर्स 2019 इन्होंने ताज जीता और देश का नाम इन्होंने ऊंचा किया। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के लिए यह खिताब जीता हुआ था। केरल ने विकलांग लोगों को सहायता देने के लिए विजयामृतम और सहचरी योजनाएं शुरू की हुई हैं। केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम विंग वुमेन राइज टुगेदर का उद्देश्य है ऊर्जावान कार्यशालाओं और निवेशकों तक पहुंच प्रदान कर और स्थापित महिला उद्यमियों का समर्थन करना। तो महिलाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केरल गवर्नमेंट ने की हुई हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो देश की जो पहली सुपर फैब प्रयोगशाला है, ये भी केरल में जो मुख्यमंत्री ये हैं हमारे विनय राई विजयन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। इसके अलावा भारत में जो नोवल कोरोना वायरस है, इसका सबसे पहला मामला भी हमें केरल में ही देखने को मिला था। और बहादुरी के लिए जो भारत पुरस्कारों की घोषणा हुई, इसमें केरल के कोझिकोड के जो रामन टुकड़ा हैं आदित्य, इनको बहादुरी के लिए सर्वोच्च सम्मान मिला है। केरल के मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन है, इन्होंने कोच्चि में योद्धा मोबाइल एप्लीकेशन नशाखोरी से निपटने के लिए शुरू किया हुआ है। केरल 31 दिसंबर को सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया था। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो केरल के मुख्यमंत्री जो पिनाराई विजयन हैं, इन्होंने ग्राहकों के बीच में रियल एस्टेट में विश्वास और पारदर्शिता लाने के लिए रेरा यानी कि केरल रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण है जो इसकी शुरुआत की हुई है। भारत की जो पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बस है, जिसे पेट्रोनोट द्वारा विकसित किया गया है, वो केरल के कोच्चि शहर से लॉन्च की गई है अभी हाल ही में। इसके बाद में जो नाइटिंगेल 19 नामक एक रोबोट है, इसका उपयोग केरल के कन्नूर जिले में जो अचराकंडी जिला है, यहाँ पर कोविड केंद्र में कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाई प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। किसका? नाइटिंगेल 19 इसको नाम दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अंडमान द्वीप की जो एक अति दुर्लभ पाम प्रजाति है पिनांगा अंडामेनेंसिस को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट केरल में रोपित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे केरल से जुड़े हुए। इसके अलावा जो देश का सबसे धनवान मंदिर है, उनमें जो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, इसका प्रबंधन संपत्ति है, इस मामले में ये देश का सर्वाधिक धनवान जो मंदिर है वो है। इसके अलावा इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरल ने 3 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की है। यह संयंत्र भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन काल 25 वर्ष का है, 25 ईयर्स का है। तो ये थी केरल के ऊपर एक केस स्टडी। कोशिश करूंगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ये पीपीटी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी। जब ये पीपीटी फाइल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद मैं ये पीडीएफ फाइल आपको भेज दूंगा। ये थी हमारी केरल की केस स्टडी। उम्मीद है इससे केरल के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। बस अब आपसे एक ही चीज़ मुझे पूछनी है, एक ही क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, वो ये है कि क्या आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भारत के हर स्टेट की केस स्टडी करें जहां पर हम उनके भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और जो तमाम सारे करंट इवेंट्स हैं उनसे जुड़े हुए तथ्यों को कवर करें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ें। आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है और आपका एक लाइक हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करता है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच आज के सेशन से जुड़ने के लिए। कल इसी सेशन से जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे शाम 8 बजे की लाइव क्लास में। तो कल की क्लास के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।